हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं व्हीट स्टोन से, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये किस सिद्धांत पर, मतलब कैसे कार्य करता है। इससे पहले हमने आप लोगों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का संयोजन, इन सभी के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में करवाया है। ठीक है, किरचॉफ का नियम भी करवाया है। तो जो परिपथ, मतलब ऐसे जो परिपथ जो ना तो वो समांतर क्रम से सॉल्व होते हैं और ना तो श्रेणी क्रम से, ऐसे जटिल परिपथों के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं उन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऐसा परिपथ दिया गया है, ये है व्हीट स्टोन सेतु। यहाँ पर देखिए क्या होता था, हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है समांतर क्रम में कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं, मान लो जैसे एक प्रतिरोध, ठीक है, दो प्रतिरोध, इस तरह से, और तीन प्रतिरोध, तो ये सभी प्रतिरोध कैसे जुड़े होते थे, इन सभी के सिरे, देखो इन तीनों के प्रतिरोधों के पहले सिरे पहले एक पॉइंट से जुड़े हैं और दूसरे सिरे दूसरे पॉइंट से जुड़े हैं। जब इस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े होते थे तो हम लोग इसको बोलते थे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और अगर एक प्रतिरोध इस तरह से, दूसरा प्रतिरोध इस तरह से और तीसरा प्रतिरोध इस तरह से, मतलब जब सभी प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े होते थे तो हम इसको बोलते थे श्रेणी क्रम संयोजन। अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में, यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इसका देखो इस प्रतिरोध का P और S का एक सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ है A से, और दूसरा सिरा देखो अलग अलग जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम संयोजन नहीं है, ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब परिपथ को सॉल्व करने की बारी आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु से हम लोग क्या कर सकते हैं, जटिल से जटिल परिपथों को सॉल्व कर सकते हैं, और यह किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, ओके। तो यह व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित है, वो किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किरचॉफ के नियम में सॉल्व करते थे उसी प्रकार यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से ये हमारी बैटरी लगी हुई है और ये हमारी की लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से करंट चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये करंट ऐसे जाएगी आई, यहाँ से करंट ऐसे गई आई, ये ऐसे। तो किरचॉफ के नियम में हम लोग क्या करते थे, पहले एक परिपथ मानते थे। ठीक है, एक लूप होना चाहिए था पास। तो देखो यहाँ से करंट ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, इधर और इधर। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि करंट I1 चली जाएगी, इस प्रतिरोध में I1, और इसमें करंट जो है I2 चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, समझ में आया। फिर ये करंट I1 इधर से इधर चली गई यहाँ पर। अब यहाँ से देखो फिर से दो रास्ते आ गए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से करंट चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, यहाँ से इधर I1, तो यहाँ से इसमें कितनी करंट चली जाएगी, I3 इसमें आ जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से I1 गई यहाँ तक, उसके बाद इसमें चली गई I3, तो इस वाले में कितनी करंट जाएगी, तो I4 है ना। लेकिन बार बार देखो किसी चीज को, किसी वेरिएबल को डिफाइन करना ठीक नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये I1 यहाँ से करंट गई थी, इसमें I3 है, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I3 जाएगी। कितनी, I1 माइनस I3 इसमें करंट जाएगी। भाई देखो यहाँ से I1 गई, इसमें I3 चली गई, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I3। क्लियर है, ओके। अब यहाँ से देखो ये I2, इधर से आएगी I3, इधर से आई I3, इधर से गई I2। ठीक है, ये दोनों ही धाराएं मिल करके इसमें जाएंगी, ये दोनों ही धाराएं इसमें मिल करके कितनी जाएंगी, I2 प्लस I3। ठीक है, और ये दोनों यहाँ पर आ जाएगी, इसमें इधर आ जाएगी I1 प्लस I3, I2 प्लस I3, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, और इधर से कौन सी आएंगी, इधर से आएगी I1 माइनस I3। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ो, तो देखो I1
माइनस I1 माइनस I3, ठीक है, प्लस I2 प्लस I3, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगी, I1 प्लस I2, और ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो यहां से जो फिर से धारा आएगी इसमें वो कितनी आ जाएगी, I धारा आ जाएगी वापस, इसमें कितनी आ जाएगी, I धारा। तो जहां से जितनी धारा निकली है वहां पर उतनी ही धारा पहुंचनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो I धारा यहां से निकली, I यहां से देखो I1 प्लस I2 में डिवाइड हो गई, I धारा किस में डिवाइड हुई थी, I1 प्लस I2 में डिवाइड हुई थी, ठीक है। I धारा I1 जा करके आगे I3 में डिवाइड हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बची हुई धारा इसमें जाएगी, I1 माइनस I3, ये यहाँ पर आ गई इसमें I1 माइनस I3। अब देखो इधर से I3 और इधर से I2, ये दोनों ही मिल करके आगे बढ़ जाएंगी I2 प्लस I3, इसमें कितनी जाएगी, I2 प्लस I3, यहाँ पर आकर के दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। I1 माइनस I3 और I2 प्लस I3 दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे, तो ये दोनों कितनी हो जाएंगे इसमें धारा, I2 प्लस, देखो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के। तो फिर से इसमें धारा कितनी आ जाएगी, I, मतलब इस बैटरी से I धारा निकली थी और फिर से घूम फिर के फिर से I धारा आ गई, ठीक है। तो जितनी धारा निकली है उतनी धारा वापस आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, जैसे हम लोग केवीएल रूल बोले थे, और इसको हमने कल वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ नियम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें किरचॉफ नियम लागू करने के लिए एक बंद पाश देना होगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बंद पाश हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बंद पाश हम ले लेते हैं। तो वो बंद पाश क्या है, मान लो हम ले रहे हैं ABDA, तो हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये वाला हम बंद पाश ले रहे हैं। तो देखो पहले हम लूप ले रहे हैं, इधर दिख रहा है ना लूप, ठीक है। तो लेंगे लूप, या फिर पाश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और वो क्या है, ABD A, ये हमने एक बंद पाश लिया है, ठीक है, समझ गया है। अब देखो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि अगर जिस दिशा में धारा चल रही है और अगर उसी दिशा में हम जाते हैं तो प्लस का I इंटू आर लेते हैं, ठीक है। अब हम A से B की तरफ चलेंगे, तो A से B ये है, देखो हमारे चलने की दिशा ये है, और देखो विद्युत धारा भी उसी दिशा में चल रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का I1 इंटू क्या है P, ये हमारे क्या है, प्रतिरोध है, PQRS क्या है, प्रतिरोध। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 इंटू P, ठीक है, I1 इंटू P ये लिखेंगे। फिर आगे बढ़े, ठीक है, फिर B से D चलेंगे, B से D। अब देखो धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम R ले ले रहे हैं, ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का I3 इंटू R, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए B से D हो गया, D से A में आओ, D से A चल रहे हैं। तो देखो विद्युत धारा की दिशा ये है और हमारे चलने की दिशा ये है, यानी विपरीत दिशा है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस I2 इंटू प्रतिरोध क्या है S, बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा केवीएल यानी जो किरचॉफ का नियम था वो क्या नियम था, डेल्टा V इक्वल टू 0, ये था किरचॉफ का नियम, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा लूप लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरा लूप ले लेंगे इस तरह से। तो अगर हम चलते हैं BCDB ऐसे चलते हैं, तो हम ऐसा लूप ले लेते हैं, देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे लिए BCDB, ठीक है। तो हम लूप ले रहे हैं, तो लेंगे लूप, दूसरा लूप क्या है हमारे पास, जिसको हम लोग पाश बोलते हैं, पाश, ठीक है। और हम ले रहे हैं B के बाद C, फिर D, फिर B, ऐसे चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ, ठीक। B से C चलिए, B से C चलिए, B से C। तो देखो हमारे चलने की दिशा
और विद्युत धारा की दिशा एकदम सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, I1, देखो I1 माइनस I2 इंटू प्रतिरोध क्या है Q, ठीक है, प्लस B से C चले, B से C चले, अब C से D चलेंगे, तो देखो हम आ रहे हैं, देखो विद्युत धारा की दिशा ये है और हम आ रहे हैं उधर से, तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक, तो यहाँ पर ये वाला प्रतिरोध सेम हो जा रहा है एस, इसमें ना प्रतिरोध को यहाँ पे इस वाले प्रतिरोध को R की जगह हम कुछ और मान लेते हैं, PQRS T मान लो, चलो T मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला प्रतिरोध है ना T कर दो, T, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे देखो हम आ रहे हैं C से D में चल रहे हैं, C से D में, तो उधर से हमारे इधर से विद्युत धारा यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस I2 प्लस I3, ठीक है, इंटू R, C से D हो गया, D से P, B से B की तरफ चलेंगे, तो देखो विद्युत धारा उधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, अपोजिट दिशा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस I3 इंटू T बराबर 0, ठीक है। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, समझ आ रहा है। अब हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं, I1P प्लस I3T माइनस I2S, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, I1Q माइनस I2Q, ठीक है, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे I2R माइनस I3R माइनस I3T बराबर 0। अब एक काम कर लेते हैं, हम पहले समीकरण में यह मान लेते हैं कि माना, एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा नीचे जाते हैं ऐसे, ठीक है। यहां पर हम यह मान लेते हैं, माना I3 में, I3 यानी करंट 0 है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, हम यह मान लेते हैं कि जो बीच BD सर्किट में जो प्रतिरोध लगा है, इसमें विद्युत धारा कितनी है, 0, यह हम अभी मान लेते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको हम यह मान लेते हैं कि जो बीच वाला प्रतिरोध है, इसमें विद्युत धारा 0 है, I3 का मान 0 है, ठीक है। तो हम इसको I3 का मान 0 रखते हैं, ठीक। तो देखो I3 अगर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I1P, ठीक, ये वाला मान 0 हो जाएगा, माइनस I2S बराबर 0, ठीक। अब इसको हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो I1P बराबर I2S, ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, I2 इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 बराबर S अपॉन P, क्या हो जाएगा, S अपॉन P। या फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है। तो P अपॉन S इधर हो जाएगा, बराबर I2 अपॉन I1, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको I1 को इधर भेज दिया, S को इधर लेके आए, तो P बाई S इक्वल टू I2 अपॉन I1 हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण हमारे पास 2 आ गए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे, अब ये वाला देखिए यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर भी क्या मान रखा है कि I3 क्या हमारा 0 है, I3 हमारा 0 है, ठीक। तो अगर I3 0 है, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, I1Q बचेगा माइनस I2Q बचेगा, ठीक है, माइनस I2R बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये खत्म, ठीक है, ओके। जहां से तो ये हो गया, ठीक है, ओके, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे I1 माइनस I2, ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q माइनस ले सकते हैं, Q को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखो विद्युत धारा सेम है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी हो रही है, इधर से आ रही थी, अच्छा,
यहाँ पे ना गड़बड़ी हो गई। देखो यहाँ से धारा I2 प्लस I3 ये जुड़ जाएगी इधर, और उधर से आ रही है I1 माइनस I3, है ना। तो इसमें से धारा कितनी I2 प्लस I3 होगी, ठीक है, I2 प्लस I3, और उधर से कितनी है Q वाले में I1 प्लस I3, यहाँ पर I3 है, यहाँ पे ना थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे I3 है, ठीक है ना। तो यहाँ I3 है, वहां देखो I1 माइनस I3, तो यहाँ I3 करेंगे, ठीक, समझ में आया। तो I3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ I3 है, तो मतलब ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी I3 Q, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया, ऐसा समझ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उधर भेजते हैं, ठीक। तो I1 Q बराबर I2 R, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देखो इधर लेके आते हैं, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, I2 इधर लेके आते हैं, Q बाई R, ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा I2 अपॉन I1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 3, ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। अब देखो समीकरण यहाँ पे देखिए 2 व 3 से इस दोनों के देखो RHS बराबर है ना, दोनों के RHS बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3, आप इन तीनों को बराबर कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, P बाई S, क्योंकि दोनों के RHS क्या है, बराबर है, दोनों के RHS बराबर, तो ये क्या हो जाएगा P बाई S और Q बाई R, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर इस बीच वाले में, देखो ऐसे कह सकते हैं कि अगर बीच वाले प्रतिरोध में कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, तो ये प्रतिरोध यानी P बाई S, देखो P बाई S और Q बाई R समान होगा अगर बीच वाले प्रतिरोध में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे देखो मान लो जैसे कोई ये हमारे पास, तो ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, और इसका हमने नाम दे दिया A B C D, ठीक है, और इस तरह से इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। ये हो गया R1, R2, R3, R4 और ये R5। अगर हम यह मान लेते हैं सॉल्व करते टाइम, तो हमें बहुत ही मदद मिल जाती है। देखो अगर यह पता हो जाता है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही, ठीक है, तो आप इसको इजीली हटा सकते हो। तो क्या हो जाता है कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, ये बराबर हो जाता है अगर बीच वाले में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस बेकार है, ठीक। तो अब तब आप कह सकते हो कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर क्या हो जाए कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन I4 हो जाए, तो बीच वाले में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब दोनों उल्टा चीजें भी बोल सकते हो कि अगर R1 अपॉन R2 और इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है बीच वाले में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और अगर बीच वाले में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, ठीक है, अब आप इसको हटा सकते हो। अब आपको सामने एकदम क्लियर परिपथ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों को आप ऊपर वाले दोनों को क्या करो, इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ो, ठीक है। तो आप श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ सकते हो कि R2, अब देखो इन दोनों को यहाँ से पकड़ो और सीधा कर दो, तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि R1 और R2 R3 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में R डैश बराबर R1 प्लस R3, ये हो गया। और फिर इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये दोनों भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, यानी R2 और R4, ठीक है।
R2 और R4, R2 और R4 भी श्रेणी क्रम में है ना, दोनों किसमें श्रेणी क्रम में है। तो आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो कि R डबल डैश बराबर R2 प्लस R4। आसान हो गया। अब आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों की जगह, इन दोनों को आप इसकी जगह एक जोड़ सकते हो, R1 प्लस R3 की जगह एक लगा सकते हो R डैश का, R2 प्लस R4 की जगह आप एक लगा सकते हो R डबल डैश का। तो देखो यहाँ पर इस तरह से यहाँ हो गया R डैश और यहाँ हो गया R डबल डैश। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग फिर इन दोनों को आप किसमें जोड़ सकते हो, समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में। तो आप क्या कह सकते हो कि 1 अपॉन R ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, मीटर ब्रिज पे जो भी क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं और सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, पूरा आ जाए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक